गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपके एसकेएम ग्रुप चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 3 ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट। मतलब हमारे इंडिपेंडेंस को लेके जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें से ये थोड़ा सा पार्ट दिया गया हुआ है, तो आज हम पढ़ते इसको और जानते हैं कुछ उसके बारे में। इसके पहले हम बिफोर यू रीड इस चैप्टर में दिया है, इसको पढ़ते हैं। हियर आर सम पिक्चोरियल glimpses of the history of our country from 1757 to 1857। यहाँ पे कुछ पिक्चोरियल मतलब पिक्चर टाइप दिया गया है, glimpses हमारे हिस्ट्री इतिहास के ऑफ आवर कंट्री हमारे देश के फ्रॉम 1757 से 1857 के बीच में जो हुआ वो। दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स, ये पिक्चर्स और जो स्पीच बबल्स दिए गए हैं will help clarify your understanding of the condition that led to the event known as the फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। जो इसमें स्पीच बबल्स दिए गए हैं और जो पिक्चर दी गई है वो हमें पूरी तरह से क्लियरिफाई करेंगे और हम उसे समझ पाएंगे कि क्या कंडीशन थी उस टाइम इवेंट में नोन एज, जिसको हम लोग जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस इन 1857, जो कि 1857 में पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था इंडिपेंडेंस के लिए। तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, जहाँ पे है कि पहला पॉइंट है द मार्टियर्स, मतलब शहीद को मार्टियर्स कहते हैं, मार्टियर्स। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है एट अ फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली में एक फंक्शन है जहाँ पे ये एक पिक्चर दी गई है। या इसको हम देखते हैं। इस पिक्चर में लता मंगेशकर हैं, वो गाना गा रही हैं, ओ माई कंट्रीमैन लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स as you recall the sacrifices of India's martyrs। जैसे कि हम लोगों ने गाना सुना है ए मेरे वतन के लोगों, तो यही वो गाना है, इसको इंग्लिश में यहाँ पे ट्रांसलेट करके लिखा है। वही लता मंगेशकर यहाँ पे गा रही हैं, इस पिक्चर में दिख रहा है हमें। और यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी और ये शास्त्री जी हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। तो ये मार्टियर्स यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम आगे देखते हैं क्या है। द कंपनी कॉन्सिक्वेंस, यहाँ पे द कंपनी कॉन्सिक्वेंस है जो कि 1757 से 1849 के बीच में हुआ है। अब ये ब्रिटिशर्स के बारे में बताया है कि कैसे ब्रिटिशर्स आए और क्या क्या हमारे कंट्री में उन लोगों ने किया। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th century इन इंडिया, 18th century इंडिया। अपने सुपीरियर वेपन्स की वजह से जो ब्रिटिशर्स थे इन ईस्ट इंडिया कंपनी के वाज एक्सटेंडिंग, वो मतलब अपनी पावर को यहाँ पे बिल्कुल बढ़ाते चले गए। सुपीरियर वेपन्स की वजह से अपनी पावर को, 18th century की बात है ये इंडिया की, वो सुपीरियर वेपन्स की वजह से अपनी पावर को इंडिया में बढ़ाते चले गए। ये हमारा इंडिया का मैप दिया गया है जो 1765 का है। जो येलो पोर्शन है वो इंडिया के जो भी राजा महाराजा थे उनका यहाँ पे राज था। और यहाँ पे जो पिंक पोर्शन दिख रहा है इधर बांग्लादेश और उड़ीसा साइड, वो यहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज हो गया था। तो यहाँ पे देखते हैं लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं। इंडियन प्रिंसेस वेयर शॉर्ट साइटेड, जो इंडिया के प्रिंसेस होते हैं वो दूर तक नहीं सोचते हैं, मतलब बहुत पास की चीज़ें सोचते हैं, दूर की चीज़ें नहीं सोचते। दैट अपस्टार्ट राजा बाग कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफेक्ट हिम। तो यहाँ पे ये है जो राजा है वो बोल रहे हैं कि जो अब स्टार्ट ये लोग मतलब बातें करना शुरू करते हैं कि जो यहाँ के राजा महाराजा हैं या फिर जो प्रिंस है वो लोग दूर के बारे में नहीं सोचते हैं, बस खाली अभी उनका काम हो जाए इसी के बारे में सोचते रहते हैं। दैट अब स्टार्ट द पीपुल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट। तो यहाँ पे जब वो लोग आए थे, मतलब ब्रिटिशर्स आए थे, तो यहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़े होते थे और बहुत मारकाट वो लोग करते थे लोगों से टैक्स वैक्स के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे शांति बिल्कुल भी नहीं थी, कांस्टेंट यहाँ पे फाइट मतलब लड़ाइयाँ होती रहती थी इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में। तो द राइवलरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो राइवलरीज थे वो मदद करते थे
मदद करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी की, एंड इट कुड ईजली सब्सिड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। और इसके बाद वो इंडिया के जो प्रिंस थे, जो राजा या फिर प्रिंस थे, उन सबको एक एक करके हटाते चले गए। उनके बीच में जो भी एकता थी वो सब खत्म हो गई धीरे धीरे। ए far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting। एक यहाँ पे फाइटर थे जिनका नाम था टीपू सुल्तान, वो मैसूर के थे और वो ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई में वो डाइड, वो लड़ते लड़ते वो डाइड हो गए, मतलब मर गए। थैंक गॉड देयर इज पीस। यहाँ धन्यवाद भगवान, कम से कम शांति तो आई इन आवर कंट्री, हमारे देश में। नाउ मतलब अब। नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। तो मतलब जो ये अपने देश के लोग हैं वो अब सोचते हैं, अब यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्सिक्वेंट। जब ये सब कॉन्सिक्वेंट हो गए तो इंडियंस मतलब जो अपने देश के लोग थे वो कैसे रिएक्ट करते थे, तो इस फिगर से हमें ये बता रहे हैं। तो इस फिगर में तो हमें बताया है कि जब ब्रिटिशर्स आ गए तो जैसे कुछ लोग खुश हैं, तो जैसे ये लोग बोल रहे हैं आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, हमारी जो डेस्टिनी है वो उनसे जुड़ गई है। इट इज़ गुड हु सेंड द ब्रिटिश, इट इज़ गॉड हु सेंड द ब्रिटिश, भगवान ने ही ब्रिटिशर्स को भेजा है हमारे लिए। थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन आवर कंट्री। अब भगवान की दया है कि हमारे देश में अब शांति है और अब कोई भी लूटपाट या फिर हमसे कोई ठग जो लूटपाट होती थी अब वो नहीं हो रही है। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं जो दुखी हैं ब्रिटिशर्स के आने से, इसको देखते हैं। द वाइट मैंस हैज़ किल्ड और डेथ्रोन्ड आवर किंग्स। जो वाइट मैंस, अब ये लोग कुछ लोग बोल रहे हैं जो वाइट मैंस है वो हमारे राजा को उनके गद्दी से हटा दे रहे हैं और ये कि तो मार दे रहे हैं। सम किंग्स वेयर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे। बट आफ्टर ऑल दे वेयर ऑफ दिस लैंड, लेकिन फिर भी वो तो अपने ही देश के थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, लेकिन अब तो हम स्लेव्स बन गए, फॉरेनर्स मतलब अंग्रेज़ों के। तो ये कुछ लोग जो थे जो फॉरेनर्स को पसंद नहीं कर रहे थे, ये उनकी राय थी। अब ये थर्ड पॉइंट दिया है ब्रिटिश रूल, जो कि 1765 से और 1836 तक चला। यहाँ पे बोल रहा है रिलीजियस लीडर्स प्रेज आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। पहले के ज़माने के जो लीडर थे, जैसे अपने अपने धर्म के सबने लीडर बना रखे थे, तो वो सब मतलब अपने अपने आइडियाज़ देते थे कि पहले के लोग मानते थे कि छुआछूत है, किसी को छूना नहीं चाहिए, जो निचली जाति के लोग होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। और चाइल्ड मैरिज मतलब पहले बचपन में ही लोगों का विवाह करा देते थे, वो चाइल्ड मैरिज होती थी। तो इसी के बारे में अब यहाँ पे दिया है एनी वन हु क्रॉसेज द शीज लॉजेज देयर रीजन, जो भी समुद्र को पार करेगा यहाँ से। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनका ग्रुप है, यहाँ के ये लीडर हैं, तो ये बोल रहे हैं जो भी क्रॉस करेगा यहाँ पे सी को, वो अपना रिलीजन, वो अपना धर्म खो देगा। तो यहाँ पे बोल रहा है ऑल द मिश्री इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, कुछ भी मिश्री होती है गलत होता है अपने संसार में, वो सब औरतें की वजह से होता है। ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं। द ट्रुथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम। जो इंडियंस हैं, ये बोल रहा है कि जो इंडियंस हैं, यहाँ पे ब्रिटिशर्स हैं और यहाँ पे एक इंडियन दिख रहा है। यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं वो बोल रहा है कि जो इंडियंस हैं वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके हैं बिल्कुल, और जो ब्रिटिशर्स हैं वो उन्हें चिल्लाते रहते हैं, डांटते रहते हैं। द नेटिव्स आर अनवॉर्थी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ हॉनेस्टी। तो ये ब्रिटिशर्स है वो बोल रहा है द नेटिव जो मतलब बाकी हैं अनवॉर्थी, उनके ऊपर ट्रस्ट करने लायक नहीं है, वो कैपेबल है ऑफ हॉनेस्टी, और हॉनेस्टी भी उनके अंदर बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे एक है जो इंडियन, वो बोल रहा है ट्रू योर हॉनर बट आई एम हॉनेस्ट, आप सही कह रहे हैं योर ऑनर, लेकिन मैं तो हॉनेस्ट हूँ। Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to profits. Their heavy taxes forced farmers to
abandon their fields। तो जो मर्चेंट्स, जो मतलब ब्रिटिशर जो सामान लाते थे अपने देश में, वो उनको क्विक प्रॉफिट, मतलब बहुत जल्दी ही प्रॉफिट होने लगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स लगा के हमारे देश के किसानों को बेचते थे। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स। तो यहाँ पे अब देखो, ये एक ब्रिटिशर्स है और यहाँ पे अपने देश के कुछ गरीब किसान हैं, वो बोल रहा है बट योर मैन आर टेकिंग माई ऑल क्रॉप्स। वो बोल रहा है कि आपके तो जो आदमी और लोगों ने मेरा पूरा ही क्रॉप, मतलब जितना उसने अनाज उगाया था सब उन लोगों ने ले लिया है। वो ये ब्रिटिशर से बोल रहा है। यू आर स्टिल इन एरर्स एरियाज इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक। अगर तुमने नेक्स्ट वीक इनको मतलब टैक्स नहीं पे किया तो तुम्हें आई विल सेंड यू टू जेल, मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। ये इनसे कर मांग रहा है, टैक्स मांग रहा है कि तुम मुझे टैक्स दो, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। तो ये इसलिए बोल रहा है कि आप लोगों ने मेरी सारी क्रॉप्स, जो फसल उगाई थी हमने, वो पहले ही ले ली है, अब हम कर कहाँ से देंगे। अब आगे देखते हैं। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर methods which gave them more profit। तो ये अब ये ब्रिटिशर्स है, वो सोच रहे हैं अब हमें कोई दूसरा और रास्ता अपनाना चाहिए जिससे हमें और प्रॉफिट, मोर प्रॉफिट हो। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। मतलब जो ये ब्रिटिशर है वो बोल रहा है कि जो हम लोग इंग्लैंड में जो भी उगाते हैं, मैन्युफैक्चर करते बनाते हैं, उसमें इंडिया में आने में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और यहाँ पे वो बिना टैक्स के आएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे टैक्स लगा के उसको बेचेंगे ताकि इनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। एक गुड आइडिया, यहाँ पे एक ब्रिटिशर है वो बोल रहा है ये बहुत अच्छा आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस बिगन टू क्रिपल इंडियंस इंडस्ट्रीज। जो ईस्ट इंडिया की कंपनी थी, अब वो सब, उन सब की वजह से जो अपने इंडिया की इंडस्ट्रीज थी वो सब बिल्कुल अब ख़त्म होती चली जा, तो इस वजह से अपने इंडिया की जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो सब बंद होती चली जा रही थी। Inevitably, famines followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indians died of starvation. The British policies ruined the expert artisans and their business। तो ये बोल रहा है कि 1822 से और 1836 के बीच में लगभग 15 लाख इंडियंस जो थे वो भूख की वजह से मर गए, भुखमरी की वजह से मर गए, क्योंकि इन लोगों ने इतना टैक्स लगा दिया और जितना भी उन लोग के क्रॉप उन लोग उगाते थे वो सभी वो ले लेते थे, तो इसलिए इतने लोग भुखमरी की वजह से मर गए। जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी उन लोगों ने बनाई थी वो तो मतलब उनके बिजनेस में एकदम बहुत फ़ायदेमंद रही। तो अब ये थी ब्रिटिश रूल जो कि 1765 से 1836 तक चला। तो अब हम आगे देखते हैं। अब दिया हुआ है फोर्थ राजा राम मोहन रॉय के बारे में। ये इनका रूल है 1772 से 1833 तक। अब बोल रहा है राम मोहन रॉय लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल। ये बहुत पढ़े लिखे आदमी थे बंगाल से। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। वो समझ रहे थे कि हमारे देश के साथ क्या गलत हो रहा है, वो बिल्कुल समझ रहे थे। लेट अस नॉट डिस्प्ले dipsy ourselves, our ancient culture is great and we are capable of great achievements. We must first reform our society. Superstitions have been running us। ये बोल रहे हैं कि हमारे जो पुराने कल्चर हैं वो सब ग्रेट है, महान है, एंड द कैपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट, और हमारे पास बहुत सारे ग्रेट अचीवमेंट्स भी हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी। हमें पहले अपने सोसाइटी को रिफॉर्म करना होगा। सुपरस्टिशंस हैव बीन रनिंग अस। सुपरस्टिशन भी रनिंग अस हैं। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। वो साइंस और मॉडर्न नॉलेज से अट्रैक्ट थे, मतलब उनको बहुत अच्छा लगता था और उनको बहुत लगाव था, पसंद था। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। ये बोल रहे हैं कि नॉलेज जो है वो प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए और साइंटिफिक भी होनी चाहिए। तो उन्होंने ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स बट द सस्पेशंस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। तो इस वजह से उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, लेकिन जो ब्रिटिशर्स के सस्पेशन थे वो लोग जान गए कि ये मतलब इनका बिजनेस आगे बढ़ने लगा, तो फिर वो लोग जान गए, तो ब्रिटिशर्स ने स्टॉप कर दिया। 1823 में इनका जो न्यूज़पेपर का जो बिजनेस था उसे स्टॉप कर दिया।
तो ये ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, इनकी वाइफ का नाम उमा है, तो अपनी वाइफ से कहते हैं काउस आर ऑफ टू डिफरेंट कलर्स बट द कलर्स ऑफ देयर मिल्क इज द सेम। जो गाय होती है वो तो डिफरेंट अलग अलग कलर्स की होती है, बट लेकिन जो गाय का मिल्क मतलब दूध होता है वो तो सेम कलर का होता है। इसी तरह डिफरेंट टीचर्स हैड डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। तो इसी तरह वो बोल रहे हैं कि जो सभी टीचर हैं उनके तो ओपिनियन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनका जो मतलब होता है वो सब सेम होता है, एक ही होता है। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful there in he told them। उन्होंने सी को मतलब समुद्र को क्रॉस किया और इंग्लैंड गए टू सी, वो देखने गए कि जो ब्रिटिशर्स को है वो क्या पावरफुल क्या चीज़ है जिससे ब्रिटिशर्स जो है वो पावरफुल बनते चले जा रहे हैं। तो ये अब वहाँ पे बोल रहे हैं राजा राम मोहन राय इंग्लैंड में जाके, वी एक्सेप्ट यू आर रूलर्स, हम एक्सेप्ट करते हैं कि आप सब रूलर हैं, हमारे शासक हैं। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट, और आप ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं अस एज सब्जेक्ट, और हम आपकी प्रजा हैं। बट यू मस्ट, लेकिन आप रिमेंबर याद रखिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओन्स टू हिज सब्जेक्ट्स, कि एक रूलर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके सब्जेक्ट्स, उसके मतलब एक शासक की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके प्रजा के ऊपर। तो ये राजा राम मोहन रॉय इंग्लैंड में जाके बोलते हैं। तो अब यहाँ पे पॉइंट 5 दिया है ऑपरेशन, जो कि 1765 से 1835 तक हुआ। अब यहाँ पे लिखा है बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑपरेस इंडियंस इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। तो ये लोग अब मतलब इतने निर्दयी हो गए थे कि अब ये लोग रेगुलेशन थर्ड लागू किए और जिसके अंदर जो इंडियंस थे उनको सीधे जेल कर देते थे और उनको कोर्ट में भी जाने का एक बार भी मौका नहीं देते थे। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस। जो सभी ब्रिटिश ऑफिसर थे इंडिया में, वो उनको बड़ी सैलरी मतलब ज़्यादा सैलरी दी जाती थी, जो वो अपनी प्राइवेट बिजनेस की वजह से जो वो पाते थे, तो उनको ज़्यादा सैलरी दी जाती थी। बाई 1829 में ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। 1829 में जो ब्रिटेन ने एक्सपोर्ट किया इंडिया में विदेशी सामान लगभग 7 करोड़ रुपए का इंडिया में। 1829 में जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने 7 करोड़ रुपए का सामान इंडिया में एक्सपोर्ट किया, मतलब लाया बेचने के लिए, वो भी बिना टैक्स के। अब यहाँ पे ये पिक्चर दी हुई है गवर्नर जनरल बेंटिंग की, रिपोर्टेड बैक होम। तो ये गवर्नर जनरल हैं, अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ये बोल रहे हैं द बोन ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। जो कॉटन है वो बोन्स है एंड आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। वो ज़मीन, यहाँ जो इंडिया की ज़मीन है वो जो कॉटन है, कपास की खेती है यहाँ की, वो बोन है। और यहाँ पे लिखा था द ब्रिटिश prospered on the company's loot while Indian industries began to die। तो जब यहाँ से ये सामान 7 करोड़ का लाए थे, तो इसके बाद वो जो ब्रिटिशर्स थे, अब उनकी वजह से इंडिया के जितने भी इंडस्ट्रीज थे वो अब बिल्कुल ख़त्म होने लगे थे, एकदम बंद होने की कगार पे आ गए थे। तो अब यहाँ पे 6th पॉइंट दिया है डिसर्टिफिकेशन 1835 से 56 तक। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पेरिजन एंड संस्कृत। जो यहाँ पे एजुकेशन थी पहले पेरिजन में थी और संस्कृत में थी। इन 1835 ए इंग्लिश मैन नेम्ड मैकुले सजेस्टेड अ चेंज। तो यहाँ पे जो एक ब्रिटिश इंग्लिश मैन आया उसका नाम था मैकुले, तो उसने सजेस्ट किया एक चेंज, वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, आई एग्री। तो यहाँ पे ब्रिटिशर बोल रहा है कि हमें यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए, तो यहाँ पे दूसरा ब्रिटिशर बोल रहा है आई एग्री, मैं सहमत हूँ तुमसे। तो अब यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू होम द ब्रिटिशर्स गेव पेटी जॉब्स। तो यहाँ पे जो इंडियंस का एजुकेशन मतलब पढ़ाया गया इंग्लिश, और उनको एक छोटी सी
पिटी मतलब पिटी जो सबसे नीचे जॉब होती है उनको दी गई, अपने इंडिया में जो लोग थे उनको इंग्लिश पढ़ा के क्लर्क की जॉब दी गई। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। अब ये भी है कि अब हम न्यू जनरेशन जो है ऑफ इंटेलेक्चुअल्स की वो भी अब इंग्लिश ही पढ़ती है। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। ये जो अब यहाँ पे अपने इंडिया के लोग हैं वो आपस में बात कर रहे हैं और वो बोल रहा है वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर, हमें अपने भाई लोगों को भी एजुकेट करना चाहिए, मतलब पढ़ाना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, और हमें उनकी आर्थिक जो कंडीशन है उसकी भी मदद करनी चाहिए, उसमें भी सुधार आए, इसकी मदद करनी चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इसलिए हमें अपना जो कन्वे है जो हम चाहते हैं उसको हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखना चाहिए। तो अब यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है जो इंडिया का है। अब यहाँ पे मैप दिया 1856 का। द ब्रिटिश हैड कंक्योर्ड द होल ऑफ इंडिया। जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, वो लगभग आधा अपना इंडिया पूरा कवर कर चुके थे। अब यहाँ पे जो येलो येलो दिखा रहा है वो अपने इंडिया का स्टेट बचा हुआ है, इंडिया के शासक है वहाँ पे, और जो पिंक कलर का रेड कलर का दिख रहा है वहाँ पे ब्रिटिशर्स के एरिया हो गया। अब यहाँ पे इतने सारे ब्रिटिशर्स ने शासक हो गए। अब यहाँ पे दूसरा फिगर है, दे केयर्ड लिटिल द नीड ऑफ इंडियंस। वो केयर करते थे लिटिल, कुछ अबाउट द नीड, इंडियन को जो ज़रूरत होती थी उसकी थोड़ी बहुत केयर करते थे। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर जॉब्स, ओल्ड जॉब्स। तो अब ये लोग बात कर रहे हैं, जो यहाँ की प्रजा है वो आपस में बात कर रही है, जो हमारे राजा है वो तो यहाँ के बिल्कुल कठपुतली बन के रह गए हैं अंग्रेजों के। एंड लैंड, वो अब बोल रहे हैं कि हम अपनी जॉब भी खो चुके हैं, जो हम नौकरी करते थे वो भी खो चुके हैं, और अपनी ज़मीन भी। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, वो जो हमारे भाई लोग थे वो उन्हें भी बदल दे रहे हैं बिल्कुल। यू ओनली टॉक टू डू समथिंग टू ड्राइव देन आउट। तुम सिर्फ बातें ही कर रहे हो या फिर कुछ और भी सोचोगे उन्हें यहाँ से निकालने के लिए। ये यहाँ पे कुछ लोग हैं वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और विचार विमर्श कर रहे हैं। द स्पार्क्स 1855 to 57। अब यहाँ पे जब पहली लड़ाई हुई, पहली लड़ाई की चिंगारी उठी, तो इसके बारे में बता रहा है। द स्पार्क्स 1855 से 57 के बीच में जो हुआ। टैक्सेस कंटिन्यू टू रन द पीजेंट्स in Bengal। The Santhals, who had lost their lands under new land rulers, became desperate. In 1855, they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike। तो अब यहाँ पे 1855 आते आते सभी लोग अपनी ज़मीन यहाँ पे खो चुके थे। बंगाल की बात कर रहा है ये। यहाँ पे इतना टैक्स हो गया कि सबको अपनी ज़मीनें भी बेचनी पड़ी और वो सब यहाँ पे कर्जदार हो गए। तो वो उनके पास अब ना ज़मीन है, अब ना उनको टैक्स देने के लिए, अब ना ही उनके पास पैसे हैं। तो अब वो सब यहाँ पे इतने डिस्परेट हो गए हैं, मतलब उनके पास अब कोई भी आशा नहीं रही, वो सब इतने दुखी हो गए हैं। तो फिर वो अब यूरोपियंस के अब वो सब बिल्कुल गुलाम बन चुके थे। तो अब यहाँ पे वो सब अपना मतलब अब एकजुट इकट्ठा कर रहे हैं। इस पॉइंट में हमें बताया गया, इस चैप्टर में अब आगे बताया जा रहा है कि सब मतलब अपना गुट इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सके। Discontent was brewing in the East India Company's army too. The white soldiers get huge pay, mansions to live in, servants, while we get our pensions and slow promotions। तो जब अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स हैं और कुछ यहाँ पे इंडियंस हैं, वो पूछ रहे हैं ब्रिटिशर्स से क्यों वाइट सोल्जर्स, मतलब क्यों ब्रिटिशर्स को जो अंग्रेज हैं उनको ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं जबकि वो भी सोल्जर है और हम भी सोल्जर हैं। तो उनकी कोई ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं और उनका जो है प्रमोशन किया जाता है और हमारा प्रमोशन भी नहीं किया जा रहा और हमें पैसे भी कम दिए जा रहे हैं। द अंग्रेज आस्क्स अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन, हु इज़ द टोपी वाला टू एबोलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स। और अंग्रेज हमें सी क्रॉस करने के लिए कह रहे हैं, समुद्र क्रॉस करने के लिए कह रहे हैं, जिससे कि हमारा जो धर्म है वो ख़त्म हो जाए। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। तो यहाँ पे एक ये इंडियन आदमी है वो बोल रहा है हम अंग्रेजों को यहाँ से ज़रूर भगा लेंगे। सीपो मंगल पांडे अटैक्ड द
adjutant of his regiment and was executed. तो यहाँ पे मंगल पांडे के बारे में बताया है। उन्होंने अपने जिसकी वो नौकरी करते थे उन्होंने उनके ऊपर ही हमला कर दिया था और उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, मतलब उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई। अब इस फिगर में बोल रहा है थाउजेंड्स ऑफ अदर स्पोइज रिवोल्ट, दे वेयर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स। Few Englishmen had cared to understand Indians' custom or the people's mind. Oh, proud Brahmins, soldiers, do you know that the greases on the bullet you have to bite it is made from the fat of cows and pigs. तो जब यहाँ पे कुछ अंग्रेज हैं वो मतलब कुछ जो इंडिया के पीपल हैं उनके माइंड को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं और उनको अब ये कुछ बता रहे हैं। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स है और यहाँ पे ब्राह्मण है और यहाँ पे एक मुस्लिम है। अब ये इन लोगों के बीच में कुछ बातें हो रही है वो बता रहा है। तो ये बोल रहा है कि जो तुम तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण सोल्जर हो, तुम्हें नहीं पता जो बंदूक तुम यूज़ करते हो, जो गन तुम यूज़ करते हो उसके आगे जो ग्रीस लगी होती है वो काऊ मतलब गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी से बनी होती है, जिसको तुम्हें पहले अपने दांतों से निकालना होता है, इसके बाद ही तुम फायरिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण है वो बोल रहा है व्हाट, क्या, द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, जो वाइट मैन है, जो अंग्रेज़ है, वो हमें धोखा दे रहे हैं, हमारे जो रिलीजन है, जो हमारा धर्म है उसको वो बिल्कुल भ्रष्ट कर रहे हैं। तो अब ब्राह्मण और जो मुस्लिम है वो दोनों बहुत गुस्से में आते हैं। सून chapatis were sent from village to tell that their emperor would want their service. Yes, all my village men will be ready. तो अब ये लोग मतलब अब एक एक करके ये सब एक होना शुरू हो गए थे। अब ये लोग चपाती मतलब रोटी के थ्रू अब एक गांव में करके ये सब लोग मतलब संदेश पहुंचा रहे थे कि हमें अब एक होना है, हमारे राजा का, एम्परर का ये इच्छा है, हमारे राजा ये चाहते हैं। अब यहाँ पे ये बोल रहा है, ये दो इंडियंस हैं, ये बातें कर रहे हैं, यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, हमारे गांव के सारे लोग रेडी हैं, तैयार हैं। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड एमंग इंडियन सोल्जर, और इसी तरह से एक लोटस का फ्लावर है, लोटस के फ्लावर जैसे कि साइन है जो मतलब इनके साथ है वो सब इनके साथ हैं, जो लोटस फ्लावर अब ये सर्कुलेट किया जा रहा है कि जो इनके साथ है वो सब मिले। डेथ टू द फॉरेनर्स, अब जो फॉरेनर्स हैं, अंग्रेज हैं, उनकी मौत आ रही है नज़दीक, ये सब यहाँ पे चिल्ला रहे हैं। द मासेस गेव ऑल हेल्प द शेल्टर टू द पैट्रियट्स, जो अपने देशभक्त हैं, पैट्रियट्स मतलब देशभक्त, अब वो सब एक होते जा रहे हैं और अब वो सब मिल गए हैं। अब यहाँ पे 8 पॉइंट दिया है रिवोल्ट। अब यहाँ पे रिवोल्ट मतलब अब यहाँ पे लड़ाई अपने लिए वो लड़ेंगे। 1857 की बात है ये। देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, जो पहला वायलेंट आउटब्रेक हुआ वो मेरठ में हुआ, जो पहली चिंगारी या लड़ाई जिसे कह सकते हैं वो मेरठ में हुई। द स्पोइज मार्च्ड टू दिल्ली, लॉन्ग लाइव आवर एम्परर बहादुर शाह। अब यहाँ पे पहले बहादुर शाह को ये लोग एम्परर मतलब अपना राजा घोषित किए, जो दिल्ली में, और पहला मार्च जो था वो दिल्ली में इन लोगों ने निकाला। द रेबेलियंस स्प्रेड वाइडर, जिसके बाद जो लड़ाई थी वो धीरे धीरे फैलती चली गई। मेनी लैंडलॉर्ड्स had lost their lands because of the British policies and they were sore. The white man's rules must end. Yes, we will help you. जो अब यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं वो बातें कर रहे हैं कि जो बहुत सारे हमारे लैंडलॉर्ड मतलब जो राजा थे उनकी ज़मीन चली गई ब्रिटिशर्स के जो पॉलिसी है उसकी वजह से। तो अब यहाँ पे लोग बातें कर रहे हैं कि अब जो ब्रिटिशर्स का रूल है, वाइट मैन का, अंग्रेज़ों का रूल है, उसे ख़त्म होना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे कुछ लोग हैं वो बोल रहे हैं यस वी विल हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद करेंगे बिल्कुल। अब यहाँ पे पॉइंट 9 दिया है द फाइट ऑफ फॉर फ्रीडम। अब आज़ादी के लिए आखिरी फाइट मतलब लड़ाई है, ये 1857 की बात है। अब यहाँ पे लिखा है मेनी फॉर्मर्स रूल्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वेयर बेटर, द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। अब यहाँ पे जो बेगम है ये लखनऊ की बेगम है, बेगम हजरत महल,
अब ये भी बोल रही हैं कि वाइट मैन को जाना ही पड़ेगा हमारे किंगडम से, मतलब राज्य से। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, और एक पॉपुलर लीडर है, नेता है मौलवी अहमद अब्दुल्ला जो कि फैज़ाबाद से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपने साथ भी लोगों को बटोरा। यहाँ पे फिगर दिख रहा है और ये बोल रहे हैं, इसके बाद अब यहाँ के लीडर बने हैं तो बोल रहे हैं राइज ब्रदर्स राइज, चलो भाइयों चलो बढ़ो। द अंग्रेज इज रूलिंग आवर लैंड, जो अंग्रेज हैं वो हमारे लैंड पे, हमारी ज़मीन पे शासन कर रहे हैं। दे ज्वाइंड अपस्योर्स अगेंस्ट द फॉरेनर्स, इसके बाद ये सब जुड़ गए, एक साथ जुड़ते चले गए अगेंस्ट, विपरीत, फॉरेनर जो अंग्रेज थे उनके विरुद्ध ये सब जुड़ते चले गए। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, अब जो लोग थे वो हर जगह मतलब इकट्ठा हो गए हैं, बरेली में, कानपुर में और इलाहाबाद में। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या तोपे, अब जो ये अजीमुल्ला खान है वो तात्या तोपे को बोलते हैं, वी शुड हैव पेशवा नाना साहिब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस डे। अब जो ये बोल रहे हैं कि हमें अपने जो लीडर हैं, हमें नेता हैं, उनको पेशवा नाना साहब को बनाना चाहिए अपने इंडिपेंडेंस के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लड़ाई के लिए। द पेट्रियट्स pronounced upon the British and fought pitches battles all over North India। इसके बाद जितने भी देशभक्त थे वो सब मतलब इकट्ठा होते हैं और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं अपने नॉर्थ इंडिया में, ये सब नॉर्थ इंडिया में लड़ाई लड़ते हैं। तो बोल रहा 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह, अब यहाँ पे 80 ईयर ओल्ड जो कुंवर सिंह हैं वो 80 साल के बूढ़े हैं कुंवर सिंह, और वो बिहार के हैं, रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज व्रिस्ट, उनके व्रिस्ट मतलब कमर में बुलेट गोली लग जाती है, इसके बाद जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो वो अब बोलते हैं, यहाँ पे वो बोल रहे हैं मदर गंगा माँ दिस इज़ माई लास्ट, यह मेरी आखिरी, ऑफरिंग टू यू, यह मेरी आखिरी आपके लिए श्रद्धांजलि है। तो ये जब इनके कमर में गोली लग जाती है तो ये अपने आप को गंगा माँ को समर्पित करते हुए उसमें ख़त्म हो जाते हैं। तो ये थी इस पूरे लेसन की समरी स्टोरी, इसको SD स्वांत ने लिखी है फ्रॉम आवर फ्रीडम मोमेंट से, हमारे जो कुछ फ्रीडम मोमेंट है उससे। तो ये हमारे चैप्टर की रीडिंग हो गई, इसकी मीनिंग हमने समझी। अब हम कुछ कंप्रीहेंशन चेक देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है लुक एट पिक्चर 1, पहली पिक्चर को देखो, तो हम पहली पिक्चर को देखते हैं और बोल रहे हैं एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइंस ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी, और उसमें जो गाना लिखा हुआ है सबसे ऊपर उसकी जो ओरिजिनल लाइन है उसको हिंदी में लिखो। हु इज़ द सिंगर, उसमें सिंगर कौन है ये लिखो। हु एल्स डू यू सी इन दिस पिक्चर, और बाकी और तुम किसको देख रहे हो इस पिक्चर में। तो हम पहले फिगर नंबर 1 देखते हैं। तो फिगर नंबर ये है, तो इसमें ये फिगर है लता मंगेशकर का, ये दिल्ली में फंक्शन है, वो गाना गा रही है ओ माई कंट्रीमैन, लेट योर आइज विल fill with tears as you recall the sacrifices of Indian martyrs। तो ये आप सबने गाना सुना होगा है मेरे वतन के लोगों, तो ये वही है, इसको इन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इसको बोल रहा है हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखना है। तो आपको यहाँ लिखना है ये गाना है मेरे वतन के लोगों, जिसको लता मंगेशकर ने गाया है। तो अब ये पूछ रहा है यहाँ पे और किसकी फिगर आपको दिख रही है, यहाँ पे और कौन कौन आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और लाल बहादुर शास्त्री हैं। तो हमको बस इतना ही लिखना है। अब हम क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यूड द इंडियन प्रिंसेस, किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो अपने इंडिया के प्रिंसेस थे उनको हटाती चली गई। अब आंसर देखते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉन्क्योर्ड इंडिया बाय यूजिंग देयर सुपीरियर, कॉन्क्योर्ड India by using their superior weapons and the guns and diplomacy। तो ये क्वेश्चन आंसर नंबर सेकंड है। अब हम क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। Who is an artisan? Why do you think the artisan suffered?
तो अब हमसे क्वेश्चन थर्ड पूछ रहा है, हु इज़ एन आर्टिजन, आर्टिजन कौन थे और उन्हें किस चीज़ से सफ़र करना पड़ा। अब थर्ड है, एन आर्टिजन इज द क्राफ्ट मैन skilled in some trade they suffered because the goods that they produced lost demand in the Indian market। ये इसका आंसर था। अब हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। Which picture according to you reveals the first sparks of the fire of revolt। हमें कौन सी पिक्चर दिखाती है कि जो पहला स्पार्क हुआ ऑफ रिवोल्ट का, वो कौन सी पिक्चर हमें दर्शाती है। तो हम आंसर देखते हैं अब इसका फोर्थ का। आंसर है पिक्चर 7 रिवल्स द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट। जो पिक्चर 7 है वो हमें दिखाती है कि रिवल्स द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट। तो यहाँ पे ये कॉम्प्रिहेंशन चेक हो चुका है। अब हम क्वेश्चन आंसर वर्किंग द टेक्स्ट है, क्वेश्चन आंसर इसके हैं। अब ये देखते हैं। पहला है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, और पहला है डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस were short-sighted in their approach to the events of 1757। तो बोल रहा है क्या आपको लगता है कि जो अपने यहाँ के प्रिंस थे, राजा थे या फिर प्रिंस थे, वो सब शॉर्ट साइटेड थे, दूर की सोचने वाले नहीं थे। तो हमें इसका आंसर लिखना है, यस द इंडियंस प्रिंसेस वेयर शॉर्ट sighted in their approach the fight fought against each other with the help of the British, thus the British became the virtual rulers। इन्हीं की वजह से जो यहाँ पे ब्रिटिश थे वो वर्चुअल रूलर बनते चले गए थे। अब क्वेश्चन सेकंड है, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस। तो अब इसका आंसर है, the East India Company spread their wings in India to promote their trade. They support one Indian prince to finish the other. As a result, power passed on to their hands। अब ये आंसर सेकेंड है। अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। Q to the words used by Ram Mohan Roy to say that every religion teaches the same principles। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर थर्ड देखते हैं। राजा राम मोहन रॉय ने क्या कहा था। द वर्ड्स ऑफ राम मोहन रॉय स्पोकन टू हिज वाइफ वेयर काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर्स ऑफ मिल्क देयर मिल्क इज द सेम। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। तो राजा राम मोहन रॉय ने अपनी वाइफ उमा से कहा था कि जो गाय होती हैं, काउज होती हैं, उनका कलर तो अलग अलग होता है बट जितने भी काउज का मिल्क होता है सबका कलर तो सेम ही होता है। इसी तरह जितने भी रिलीजन्स हैं सबका भले ही मतलब अलग अलग हो लेकिन उन सबका जो लास्ट मीन होता है वो सेम ही होता है। तो अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। इन व्हाट वेज द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस। किस तरह से जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश लोग थे, ऑफिसर्स थे, वो हम इंडियंस को कैसे एक्सप्लॉइट ख़त्म करते चले जा रहे थे। हम लोग का जितना भी बिजनेस था या फिर हम लोग की जितनी भी क्रॉप प्लांट्स थी वो सब कैसे ख़त्म होती चली जा रही थी। द ब्रिटिश रूलर्स passed a resolution under which an Indian could be sent to jail without trial in a court. The goods manufactured in England were exempt from custom duty. अब यहाँ पे बोल रहा है जो मतलब वहाँ से वो लोग अपने ब्रिटिश से अपने देश से विदेश से वो लोग सामान लेके आते थे, वहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगाते थे और यहाँ पे लाके महंगे महंगे दामों में बेचते थे। और यहाँ का जो सामान था उसको आदमी लोग मिल के बनाते थे और यहाँ पे तो कोई मशीन थी नहीं, वहाँ पे मशीन था तो उन लोग का काम सस्ते में बनता था, यहाँ पे लाके और महंगे में बेचते थे, उन लोग को फ़ायदा होता था। और यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, हम लोग का सामान बनाने में महंगा भी था और इसलिए यहाँ पे इंडियंस अब उसे कोई लेता नहीं था। इस वजह से हमारे जो इंडस्ट्रीज़ थी वो सब बंद होती चली गई। और बोल रहा है इतने टैक्स लगा देते थे वो लोगों के ऊपर कि वो सब अपना टैक्स चुका नहीं पाते थे और इसी वजह से उन लोग को भूखमरी भी हो गई थी। और अब आगे बोल रहा है इसके बाद टैक्स ना देने पे वो लोग सबको जेल में डाल देते थे और कोर्ट भी जाने का मौका नहीं देते थे। तो यही बोल रहा है इस आंसर में। और आगे है ऑफिसर्स प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट एंड देयर प्राइवेट बिजनेस फ्लोरिस्ड। अब यहाँ पे आंसर फोर्थ कंप्लीट होता है। फिफ्थ देखते हैं।
अब आंसर नंबर 5 में बोल रहा है नेम दीज पीपल। हमें कुछ पॉइंट दिए गए, उसमें हम लोग को नाम बताना है। द रूलर्स हु फाउट पिस्ड बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग। ये बताना है कि जो बैटल में ऐसे कौन से रूलर्स थे जो कि लड़ते हुए मर गए। तो अब यहाँ पे है टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। जो टीपू सुल्तान थे अब मैसूर के, वो इसका आंसर है। अब सेकंड है द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी। कौन ऐसे पर्सन थे, कौन ऐसे आदमी थे जो सोसाइटी को सुधारना चाहते थे। आंसर नंबर सेकंड है इसका राजा राम मोहन रॉय ऑफ ये बंगाल के थे राजा राम मोहन रॉय। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। कौन ऐसा पर्सन, कौन ऐसा आदमी था जिसने रिकमेंड किया, मतलब लोगों को बताया कि यहाँ पे इंग्लिश भी पढ़ाई जानी चाहिए, इंट्रोडक्शन दिया इंडिया में इंग्लिश का। तो वो एक ब्रिटिशर था, एक अंग्रेज था, जिसने अपने फ़ायदे के लिए लोगों को यहाँ पे कहा कि उनको भी इंग्लिश पढ़ाना चाहिए इंडियंस को। तो थर्ड होगा इसका आंसर लॉर्ड मैकुले। जो लॉर्ड मैकुले थे वो चाहते थे कि यहाँ के लोग इंग्लिश पढ़े ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो, वो इंग्लिश में भी काम कर सके, क्योंकि वो सब ब्रिटिशर्स थे, सब इंग्लिश ही पढ़े लिखे थे। अब इसका आंसर थर्ड वाले का लॉर्ड मैकुले। और फोर्थ है टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवोल्ट। चॉइस में वेरी, टू पॉपुलर लीडर लिखो जो रिवोल्ट लिए। अब वो आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है, आप चाहे जिसको लिखो। तो यहाँ पे हमने कुछ 2-3 लिखे हैं, आप उसमें से कोई भी लिख सकते हो। नाना साहेब पेशवा, इसके बाद कुंवर सिंह, और इसके बाद बेगम हज़रत महल। आप यहाँ पे झांसी की रानी भी लिख सकते हो, बट उसने 2 ही पूछा था इसलिए मैंने बस 2-3 लिखा है। आप यहाँ पे झांसी की रानी भी लिख सकते हो, वो भी एक लड़ाई में थी। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं मेंशन द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ पॉइंट देंगे, उसमें मेंशन करना है। फर्स्ट है 2 एग्जांपल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन। उस टाइम पे कौन से ऐसे सोशल प्रैक्टिसेस थी उस प्रिवेलिंग देन जो हम लोगों के बीच में थी। तो पहला है अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। पहले के टाइम में छुआछूत का बहुत वो था कि निचली जात के लोगों को नहीं छुआ, इनको न छो उनको न छो। और चाइल्ड मैरिज, बचपन में लोगों का विवाह हो जाता था, वो चाइल्ड मैरिज थी। ये दोनों चीज़ें पहले की प्रॉब्लम थी लोगों की। अब सेकंड क्वेश्चन है, पॉइंट है टू ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर। जो ब्रिटिश की 2 ऑपरेसिव पॉलिसी है उसको लिखो। द ब्रिटिश मास्टर अलाउड imports in India tax free, they ruined India's cottage industry। और सेकेंड है जेल विदाउट ट्रायल। ये इसका आंसर है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड है 2 ways in which कॉमन पीपल सफ़र। 2 ways बताओ, जो 2 रास्ते बताओ जो कॉमन लोगों को सफ़र करने पड़ते थे। तो अब यहाँ पे थर्ड है द फार्मर्स वेयर टैक्स्ड हैवली एंड द थम्स ऑफ स्किल्ड वर्क्स वेयर कट। अब ये आंसर थर्ड है। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। 4 reasons of the discontent that led to the 1857 War of Independence। हमें 4 रीज़न लिखने हैं, 4 रीज़न लिखने हैं इसके, जो 1857 वॉर में हम लोग को इंडिपेंडेंस दिलाए। जो वार के इंडिपेंडेंस का वार था उसके हमें 4 रीज़न लिखने हैं। अब इसमें पहला है संथाल्स हु लॉस्ट देयर लैंड became desperate and they revolt। जो संथाल्स के लोग थे वो अपना ज़मीन पूरी तरह से खो चुके थे और इसीलिए वो बहुत डिस्परेट थे, बहुत दुखी थे। दे रिवोल्ट, और इसीलिए वो बदला चाहते थे ब्रिटिशर से, अंग्रेजों से। सेकेंड पॉइंट है द सिपोज इन द इंग्लिश आर्मी वेयर पेड मच लेस देन द वाइट। जो अपने यहाँ के जो लोग उनके आर्मी में काम करते थे, उनके आर्मी के लिए काम करते थे, उनको कम पैसे दिए जाते थे, लेकिन ब्रिटिशर जो अंग्रेज़ थे उनको ज़्यादा पैसे दिए जाते थे और उन्हें ज़्यादा प्रमोशन भी दिया जाता और अपने इंडिया के लोगों को प्रमोशन नहीं दिया जाता था। इसलिए भी वो उन लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया और वो रिवोल्ट और बदला चाहते थे। अब थर्ड है, उसके आगे ही है सोल्जर्स सो दे वेयर डिसकनेक्टेड एंड एंग्री। है वो उनसे गुस्सा हो गया, इसलिए वो रिवोल्ट चाहते थे कि उन्हें ज़्यादा पैसे दिए जाते थे, हमें कम पैसे दिए जाते हैं। अब यहाँ पे सी है
थर्ड पॉइंट लिखा है, द ब्राह्मण्स वेयर फ्यूरियस व्हेन दे केम टू नो दैट द बुलेट्स दे हैड टू बाइट कंटेन काउ फैट्स एंड पिग फैट्स। जो ब्राह्मण थे और जो मुस्लिम थे, अब वहाँ पे जब उन्हें पता चला कि जो गन में आगे कारतूस लगी होती है वो गाय की चर्बी से और पिग मतलब सुअर की चर्बी से बनी होती है, तो उन्हें दांतों से निकालनी पड़ती थी, जिस ग्रीस लगी हुई थी पहले उसको दांतों से निकालनी पड़ती थी, तब जाके गन चलती थी। तो जब वो इन्हें पता चला तो उससे भी उन्हें बहुत गुस्सा आई, तो वो भी रिवोल्ट चाहते थे, ये भी एक फैक्ट था। अब यहाँ पे डी है, फोर्थ पॉइंट है, मेनी लैंडलॉर्ड्स वेयर श्योर बिकॉज द ब्रिटिश पॉलिसीज डिप्रीड देम ऑफ देयर लैंड एंड स्टेट। और जो बहुत सारे लैंडलॉर्ड थे उनका जो ज़मीन और बिल्कुल उनका राज्य छीन लिया गया था, वो भी रिवोल्ट बदला चाहते थे। ये 4 पॉइंट हैं। तो इससे अब हमारा 6 क्वेश्चन आंसर भी पूरा होता है, पूरा क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। अब हम आगे देखते हैं क्या है आगे एक्सरसाइज में। अब यहाँ पे वर्किंग विद लैंग्वेज दिया है। इन कॉमिक्स what the characters speak is put in bubbles. This is the direct narration. When we report what the characters speak, we use the method of the indirect narration. अगर ये हमें बोल रहा है जैसे कि बबल्स में हमें लिखा होता है कि जैसे इन्होंने कुछ बोला या फिर उन्होंने कुछ बोला, तो वो डायरेक्ट नरेशन होता है, मतलब उन्होंने डायरेक्ट बोला। अगर वही चीज़ हम किसी और को बताते हैं तो वो इनडायरेक्ट नरेशन होता है। आगे देखते हैं, स्टडी दीज एग्जाम्पल्स, इन सब एग्जाम्पल्स को पढ़ो। तो आप लोग एग्जाम्पल्स पढ़िएगा, हम एक्सरसाइज कराते हैं। तो पहला है, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जो कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो पहला है, फर्स्ट मैन वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। ये सब डायरेक्ट है, तो अब यहाँ पे हमें इसको इनडायरेक्ट में करना है। तो हमें कैसे लिखेंगे, वो जो पहला आदमी है वो कह रहा है वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर, हमें अपने भाइयों को भी शिक्षित करना चाहिए। तो हम अगर दूसरे को बताएंगे तो कैसे बताएंगे कि वह आदमी कह रहा था कि हमें अपने भाइयों को भी शिक्षित कराना चाहिए। तो अब हम लोग इसको इंग्लिश में लिखते हैं, द फर्स्ट मैन सेड दैट, पहला आदमी कह रहा था दे मस्ट एजुकेट देयर ब्रदर्स, वो कह रहे थे कि हमें उन्हें अपने भाइयों को भी शिक्षित कराना चाहिए। अब यहाँ पे सेकंड मैन है, दूसरा आदमी कह रहा है एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, हमें उनकी आर्थिक कंडीशन को भी सुधारने में मदद करनी चाहिए। तो अब हम ये किसी और से कहेंगे तो कैसे कहेंगे, वो कह रहा था कि हमें उनकी आर्थिक जो परिस्थितियां हैं उसको भी सुधारने में मदद करनी चाहिए। तो अब हमें इसे इंग्लिश में लिखेंगे, द सेकेंड मैन एडेड दैट, सेकेंड मैन कह रहा था दे शुड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस। अब यहाँ पे थर्ड मैन कह रहा है फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखते हैं द थर्ड मैन सजेस्टेड दैट, जो तीसरा आदमी है वो सजेस्ट कर रहा है, मतलब समझा रहा है, बता रहा है, दे मस्ट कन्वे, उन्हें बात करनी चाहिए, देयर ग्रीवेंसेस, उनकी जो तकलीफ है, दुख है, टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, उनके ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो ये पहला वाला होता है। अब दूसरा देखते हैं। अब यहाँ पे सोल्जर्स की बातें दी हुई है, 3 सोल्जर्स हैं वो बातें कर रहे हैं। द फर्स्ट सोल्जर्स, द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे मेंशंस एंड सर्वेंट, जो वाइट सोल्जर जो अंग्रेज है वो ज़्यादा पैसे पाते हैं और उन्हें मेंशन भी मिला है रहने को, और उसके बाद उन्हें प्रमोट भी किया जाता है। तो अगर हम ये किसी और से कहेंगे, इसको इनडायरेक्ट में बोलना है, द फर्स्ट सोल्जर सेड दैट, जो पहला सोल्जर है वो कहता है द वाइट सोल्जर गॉट ह्यूज पे मेंशन एज सर्वेंट्स। अब यहाँ पे सेकंड सोल्जर बोल रहा है वी गेट अ पेशेंस एंड स्लो प्रमोशन, हमें पेशेंस रखना होता है और हमें स्लो प्रमोशन भी मिलता है। अब ये सेकंड वाला पॉइंट है, द सेकंड सोल्जर रिमार्क दैट दे गॉट अ पेशेंस एंड स्लो प्रमोशंस। अब यहाँ पे थर्ड सोल्जर कह रहा है हु आर द ब्रिटिश टू एबॉलिश आवर कस्टम्स। अब इसका लिखेंगे इनडायरेक्ट में, तो कैसे लिखेंगे, द थर्ड सोल्जर आस्क्ड हु द ब्रिटिश वेयर टू एबॉलिश देयर कस्टम्स। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच भी हो गया, जो हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना था। अब यहाँ पे स्पीकिंग एंड राइटिंग दिया हुआ है, तो इसको आपको अपने आप से करना है। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं, लुक द पिक्चर्स, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई है, इसको भी आपको खुद से समझ के इसको लिखना है आपके घर पे।
ये ऐसे बच्चों के लिए एक्सरसाइज दी गई है। आप इसको फिगर्स को देखिए और इसके नीचे कुछ लाइंस लिखी हुई है, इसको समझिए और इसके बाद यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन लिखे हैं, आपको इसको करना है बस। बाकी अब ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो आपको अगर चैप्टर अच्छा लगा हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे स्कैम ग्रुप के या फिर ग्रुप पे पूछें या फिर हमारे चैनल पे ही अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर आपका आंसर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अपना हम निभाने चले, कर्ज अपनी ज़मीं का चुकाने चले। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की धड़पन हैं। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की धड़पन हैं। पूरा करने चले हर वचन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की धड़पन हैं।